इस साल इसरो ने बहुत सारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। यह कुछ कमर्शियल सैटेलाइट थी जिन्हें अंतरिक्ष में कम पैसों में भेजने का काम हमारे इसरो ने किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक ऐसी सैटेलाइट को सिर्फ अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी लॉन्च किया करती थी, लेकिन इसरो ने मार्केट में आने के बाद उन्हें भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया है। स्पेसएक्स को सैटेलाइट लॉन्च करने के इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि वह ऐसा बहुत सस्ते में कर लेते हैं। अगर आप खुद एक रॉकेट खरीदकर उसके जरिए एक सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत लंबा समय, मैन पावर और पैसे खर्च होंगे, लेकिन स्पेसएक्स जैसी कंपनी इसी काम को बहुत आसान बना देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेसएक्स से भी कम पैसों में सैटेलाइट को सेफली अंतरिक्ष में लॉन्च कर देता है। यही कारण है कि धीरे धीरे हम कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की फील्ड में बहुत फेमस होते जा रहे हैं। चंद्रयान 3 के बाद इसरो दोबारा से एक मिशन को करने वाला है और यह चंद्रयान से भी कई गुना ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से चंद्रयान के जरिए भारत चांद पर जा रहा है, वैसे ही इस नए मिशन के जरिए वैज्ञानिक सूर्य के नजदीक जाकर उस पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस मिशन का नाम है आदित्य L1 और इसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 3 दिन बाद यानी 26 अगस्त 2023 को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य शब्द का मतलब होता है सूर्य और यह नाम इस पूरे मिशन को बहुत शॉर्ट में डिफाइन कर देता है। नासा ऑलरेडी अपने पार्कर सोलर प्रोब के जरिए सूर्य के नजदीक जाकर उस पर बहुत सारी रिसर्च कर चुका है, लेकिन अब हमारा भारत भी इसी मिशन को करने वाला है और यह न सिर्फ नासा के कंपैरिजन में कम बजट में होगा, बल्कि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी होंगी। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि आदित्य L1 अपने ऑर्बिट में पहुंचने के बाद सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करेगा। यह एक योगा प्रैक्टिस है जिसे भारत में हजारों सालों से किया जा रहा है। अभी तक इसे सिर्फ इंसानों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था, लेकिन यह पहली बार होगा जब वैज्ञानिक किसी स्पेसक्राफ्ट को सूर्य नमस्कार कराएंगे। 26 अगस्त 2023 को आदित्य L1 PSLV XL नाम के लॉन्च व्हीकल द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। वैज्ञानिक सबसे पहले इसे लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, जो हमारी पृथ्वी की सतह से करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है और यह स्पेसक्राफ्ट उससे भी 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद है इस स्पेसक्राफ्ट को सूर्य के लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचाना। यह सूर्य से करीब 149 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर रहकर ही उन्हें सूर्य की सबसे अच्छी तस्वीरें और डेटा मिल पाएगा। वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कि वैज्ञानिकों ने इसी पॉइंट को आदित्य L1 के लिए क्यों चूज किया है। आखिर इस एरिया के बारे में इतना क्या खास है। यह इसरो द्वारा किया जाने वाला पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें वह सूर्य के एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, सूर्य का एटमॉस्फेयर। जिस तरह हमारी पृथ्वी के पास एक वायुमंडल है, वैसे ही सूर्य के पास भी अपना एक वायुमंडल है जिसे कोरोना नाम से जाना जाता है। इसका कोरोना वायरस से कोई भी नाता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पर स्टडी करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा करने के लिए उन्होंने इस 1500 किलो के स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए हैं। यह इंस्ट्रूमेंट्स लैग्रेंज 1 पॉइंट पर जाने के बाद सूर्य के अलग अलग फीचर्स को अलग अलग तरीके से स्टडी करने का काम करेंगे। आदित्य L1 का फुल फॉर्म है आदित्य लैग्रेंज पॉइंट 1। इस स्पेसक्राफ्ट के नाम को बहुत इंटेलिजेंट रूप से रखा गया है क्योंकि यह नाम अकेला ही पूरे मिशन को एक्सप्लेन कर सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य के आसपास 5 लैग्रेंज पॉइंट्स मौजूद हैं। दरअसल जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली बंधे होते हैं तो अपने आप ही कुछ ऐसे पॉइंट्स का निर्माण हो जाता है जहां पर उन दोनों की ग्रेविटी आपस में कैंसिल होने लगती है। गुरुत्वाकर्षण के कैंसिल होने की वजह से इन पॉइंट्स पर स्पेसक्राफ्ट्स को स्टेबल रखने में वैज्ञानिकों को मदद मिलती है। इन्हें ही लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। सूर्य के आसपास करीब 5 लैग्रेंज पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसमें 3 अनस्टेबल हैं और 2 स्टेबल हैं। L1, L2 और L3 अनस्टेबल ऑर्बिट्स के नाम हैं और बाकी बचे हुए 2 ऑर्बिट स्टेबल हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि L4 और L5 स्टेबल जरूर हैं, लेकिन वहां पर रहकर आदित्य के लिए सूर्य पर रिसर्च करना बहुत मुश्किल होगा। असल में L5 पृथ्वी के पीछे की साइड पर मौजूद है, जहां से सूर्य को ऑब्जर्व करना ही एक बहुत मुश्किल काम होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि अनस्टेबल होने के बावजूद L1 आदित्य के लिए सूर्य पर स्टडी करने का एक परफेक्ट स्पॉट होगा। इस पॉइंट पर सूर्य का सबसे क्लियर व्यू देखने को मिलेगा,
जहां न किसी दूसरी सैटेलाइट का खतरा होगा और न ही किसी एक्लिप्स होने का डर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जिसे लैग्रेंज पॉइंट पर लॉन्च किया जा रहा है। असल में अंतरिक्ष में जितने भी स्पेसक्राफ्ट और स्पेस टेलीस्कोप सेंड किए जाते हैं वह ज्यादातर इन्हीं पॉइंट्स पर मौजूद होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नासा द्वारा लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आदित्य की तरह ये भी लैग्रेंज पॉइंट पर लॉन्च किया गया था और आज भी यह वहां सक्सेसफुली मौजूद रहकर अंतरिक्ष की अलग अलग मिस्ट्रीज को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट को 26 अगस्त की तारीख को लॉन्च करने के बाद यह सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक इसमें लगे हुए थ्रस्टर्स को ऑन करेंगे जो इस स्पेसक्राफ्ट को धक्का देने का काम करेंगे। धीरे धीरे वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालते जाएंगे और इसके ऑर्बिट को बड़ा करते जाएंगे। अंत में करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी हो जाने के बाद वैज्ञानिक इसे लैग्रेंज पॉइंट में पार कर देंगे जहां यह अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट से L1 तक जाने में आदित्य को करीब 109 दिनों का समय लगेगा। इस बात को इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट डॉक्टर TN सुरेश कुमार ने बताया था। L1 पॉइंट पर जाने के बाद वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को एक हेलो ऑर्बिट में दाखिल कर देंगे। यह एक ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पर स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट सूर्य और पृथ्वी के बीच बिल्कुल स्टेबल तरीके से बनी रहती है। यही वह समय होगा जब वैज्ञानिक आदित्य में लगे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वैज्ञानिक आदित्य के जरिए सूर्य के क्रोमोस्फीयर, कोरोना, मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड पूरे सौरमंडल में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा सौरमंडल एक बबल जैसे स्ट्रक्चर में कैद है, जैसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है। यह बबल जैसा दिखने वाले स्ट्रक्चर हमारे सौरमंडल को इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें सूर्य से आने वाली चार्ज्ड और खतरनाक पार्टिकल से बचाती है। सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के बाद हम तारों में होने वाली मैग्नेटिक एक्टिविटीज को अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जरिए हम ओवरऑल हीलियोस्फीयर और सौरमंडल की फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी जुटा पाएंगे जो फिलहाल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि हमारे सौरमंडल की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, लेकिन अगर बात की जाए छोटी छोटी एक्टिविटीज के कंट्रीब्यूशन की तो हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक ऐसे ही मिशंस को अंजाम देकर सौरमंडल, पृथ्वी और इंसानों की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं ताकि यह समझा जा सके कि हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों को पैदा होने में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट लगती है। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड के बारे में भी स्टडी करना चाहते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में चाहे कितनी भी जानकारी क्यों ना जुटा ली जाए वह कम ही है। वैज्ञानिक सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स पर पिछले 50 सालों से रिसर्च कर रहे हैं और आदित्य L1 मिशन इसी रिसर्च में अपना एक बड़ा योगदान देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म्स हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यह सूर्य से निकलने वाले तूफान होते हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल के बने होते हैं। जब भी यह किसी ग्रह से टकराते हैं तो यह उसके वायुमंडल और सतह को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। इनसे बचने का मात्र एक ही तरीका है और वह है मैग्नेटिक फील्ड। खुशी की बात यह है कि हमारी पृथ्वी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें इन चार्ज्ड पार्टिकल से बचाने का काम करती है। यह बिल्कुल एक कवच जैसी है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए है और जैसे ही कोई चार्ज्ड पार्टिकल इससे आकर टकराता है वह उसे तबाह कर देती है। आपने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में तो सुना ही होगा जिन्हें अरोरा के नाम से भी जाना जाता है। जब चार्ज्ड पार्टिकल पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो इन अरोराज की फॉर्मेशन होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिनोमेना सिर्फ हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। इन्हें जुपिटर और शनि जैसे ग्रहों पर भी देखा जा सकता है और इसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सूर्य से निकलने वाले यह तूफान वैसे तो अरोराज जैसी खूबसूरत चीज की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। ऐसे कई बार देखा जा चुका है कि सोलर स्टॉर्म रेडियो डिवाइसेस की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है, यानी उन्हें खराब कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से इंटरनेट आउटेज भी हो सकती है, यानी इंटरनेट का पूरी तरीके से बंद हो जाना। अगर ऐसा भविष्य में होता है तो हमें कई हफ्तों के लिए बिना इंटरनेट के जीवन गुजारना पड़ेगा, जो कई लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल बात होगी। वैज्ञानिक सोलर स्टॉर्म पर स्टडी करके इसके पैदा होने का कारण जानना चाहते हैं ताकि अगली बड़ी सोलर स्टॉर्म को आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सके।
और उससे बचने के लिए पहले से ही इंतजाम किया जा सके। यह एक मुश्किल टास्क है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक जब साथ मिलकर इस पर स्टडी करेंगे तो हमें इस फील्ड में कुछ न कुछ अच्छा होता हुआ जरूर दिखाई देगा। यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि जिस इसरो को उसके पहले चंद्रयान मिशन के लिए इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, वह आज बिना रुके आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब इसरो ने अपने चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था तो कई देशों ने यह कहा था कि भारत को पहले अपनी भूखी जनता पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन स्पेस मिशंस पर। लेकिन इसरो ने किसी भी देश की बात पर ध्यान नहीं दिया और आज यह दुनिया की टॉप सक्सेसफुल एजेंसीज में अपनी रैंकिंग को लगातार बढ़ाता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसरो कभी नासा की बराबरी कर पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।